नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कार्तिका गोठवाल और आप देख रहे हैं भारत न्यूज की स्पेशल सीरीज वीडियो कॉल। आज की इस सीरीज में हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के निदेशक श्री विकास दवे। नमस्ते सर, हमारे इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते कार्तिका। भारत न्यूज के इस हिंदी सेवा के काम के लिए सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं कि आप लोग विद्यार्थी जीवन में और आधुनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए भाषा और साहित्य के प्रति रुझान रखते हुए कुछ नवाचार कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ बातचीत करके आज बहुत आनंद आया। जी सर, ये जी। हमारी सौभाग्य की बात है कि बचपन से जो मासिक पत्रिका हम पढ़ते आए हैं, उस मासिक पत्रिका को संपादित करने वाले व्यक्ति का आज मुझे इंटरव्यू करने का जो ये मौका मिल रहा है, मैं बता नहीं सकती कि इसमें मुझे कितनी खुशी मिल रही है। और आप जितनी खुशी मुझे भी हो रही है, ये सच बात है कि बच्चों की पत्रकारिता सामान्यतः आप लोग चूंकि पत्रकारिता के क्षेत्र के, तो आपको ध्यान में आता होगा कि आप लोगों के यहाँ पर एक हाशिए की पत्रकारिता शब्द चलता है अपनी पढ़ाई में, विश्वविद्यालयों में। और हाशिए की पत्रकारिता में स्वास्थ्य पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता भी आती है। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि ये मुख्य धारा की पत्रकारिता है। देखिए, आज आप महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और उस समय आप अपने बचपन की पत्रिका को याद कर रहे हैं, उसके संपादक को याद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पत्रकारिता की, हमारे पूरे पत्रकारिता जीवन की सफलता मुझे दिखाई दे रही है इसमें। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो मध्य प्रदेश की साहित्यिक संस्कृति है, उसे हुँ। विशेष और अद्वितीय क्या बनाता है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है, यदि साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम अगर आकलन करें, तो हम सबको ध्यान में आता है कि भारत भर के राज्यों के बारे में अगर हम सोचना प्रारंभ करें, राजस्थान का नाम लेते ही तो नृत्य की बात करें तो लगता है कि घूमर, भोजन की जी, बात करें तो दाल-बाटी चूरमा। जी, कहने का बिल्कुल। तात्पर्य है कि और भाषा की दृष्टि से भी देखें तो लगभग कुछ हिंदी भाषी राज्यों को छोड़ दें, तो सामान्यतः ऐसा होता है कि महाराष्ट्र का नाम लेते ही मराठी पूरी संस्कृति हमको ध्यान आती है, गुजरात को नाम लेते ही गुजराती संस्कृति ध्यान आती है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा साहित्यिक सांस्कृतिक सौष्ठव है, वो है उसका गुलदस्ता होना, फ्लावर पॉट होना, उसमें तरह-तरह के रंग-बिरंगे फूलों का एक साथ एकत्र होना। हम सब जानते हैं, चूंकि हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मैं केवल एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। मैं चूंकि संस्कृति मंत्रालय में साहित्य अकादमी में निदेशक हूँ। हमारे यहाँ पर भाषाई अकादमियाँ हैं। मैं चूंकि हिंदी साहित्य के लिए काम करता हूँ साहित्य अकादमी में, तो हमारे यहाँ जी, उर्दू अकादमी भी है। क्यों है? क्योंकि उर्दू बोलने वाले लोग बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में। मराठी अकादमी इसलिए है क्योंकि मराठी बोलने वाले लोग बहुत हैं। हमारे यहाँ पर भोजपुरी अकादमी है क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले लोग भी बड़ी संख्या में है। हमारे यहाँ पे पंजाबी अकादमी है क्योंकि पंजाबी बोली बोलने वाले लोग, भाषा बोलने वाले लोग हैं। सिंधी अकादमी है क्योंकि सिंधी बोलने वाले लोग बहुत हैं। तो कहने का तात्पर्य, मध्य प्रदेश शासन की भाषाई अकादमियों में जहाँ 6-7 भाषाओं का गुलदस्ता हमको दिखता है, और वैसे ही कला की स्थिति है। एक ओर से हम मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं, तो दूसरी ओर हम हमसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये निकट में आ जाते हैं, है ना? तो अब महाराष्ट्र हमसे छूता ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि सुदूर की संस्कृतियों को जो हम लोगों ने सहेजा है, तो मध्य प्रदेश वास्तव में इन सब संस्कृतियों का, साहित्य का समन्वय का केंद्र बन करके उभरा है। और मुझे लगता है कि यही हमारा रिचनेस कह सकते हैं, हमारी समृद्धता है इस मामले में। यानी कि सार बात का ये है कि भाषाओं का ये एक साथ ये भाषाओं का ही गुलदस्ता है और सारी संस्कृतियों को ये अपने आप में समेटे हुए है, यही इसकी विशेषता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सभी संस्कृतियाँ यहाँ आकर के समाहित होती हैं। अभी आप अभी इस समय भोपाल में हैं, तो आपको जी, ध्यान में आया होगा कि भले ही शासन भी कुछ सहयोग करता है, लेकिन समाज जब मनाता है, छठ पर्व हमारे यहाँ पर जितनी धूमधाम से भोपाल में हमने मनते देखा। हमको लगता है ना कि ये संस्कृतियों का समुच्चय यदि नहीं होता। और दूसरा, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब नववर्ष मनाया जा रहा था, वर्ष प्रतिपदा, कहने को लोगों को लगता होगा अब तो हालांकि भारतीय नववर्ष पूरे भारत में एक जैसे उत्साह से मनता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका बड़ा महत्व है गुड़ी पड़वा का। तो गुड़ी पड़वा मैंने जिस ढंग से भोपाल में मनते देखी, तो मुझे लगा कि वास्तव में संस्कृतियों का भी समुच्चय यहाँ पर हम सब लोगों को दिखाई देता है। ये तो है। जी, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने भी अपने घर में शुरुआत से गुड़ी पड़वा उसी तरीके से मनते देखा है, जैसा दिखाया जाता है कि महाराष्ट्र में बनता है। हाँ, गुड़ी हाँ, लगाना, बिल्कुल सुबह बिल्कुल। आम के पत्ते घरों पे लगना, साथ में घर में पूरन-पोली बनना, तो ये सारी हम्म, चीज़ें जो ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र की हैं, पर ये सारी चीज़ें पूरे देश में मनाई जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आज का साहित्य उसी प्रकार सामाजिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से दिखा रहा है, जिस प्रकार पहले का साहित्य दिखाया करता था? देखिए, साहित्य तो अपना काम
सार्वकालिक ढंग से करता है, उसका किसी काल विशेष से संबंध भी नहीं रहता। और सामान्यतः हम सब लोग कहते हैं कि चूँकि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से साहित्य जो है वो समाज की विद्रूपताओं को, विकृतियों को, समस्याओं को भी रेखांकित करता है। अंतर केवल इतना सा आया है कि पुराने समय में हम सब लोग देखते थे जिसको हम निराला जी का युग कहते हैं, हम लोग महादेवी जी का युग कहते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का युग कहते हैं, प्रेमचंद जी का युग कहते हैं। उस युग का साहित्यकार दरअसल सबसे अच्छा काम जो करता था वो ये कि समस्याएँ नहीं दिखाता था। समाज की समस्याएँ दिखाने के साथ उसका समाधान भी दर्शाया करता था। जी, इन दिनों हम सब देख रहे हैं कि लगातार केवल विकृतियों, विद्रूपताओं की ओर संकेत करने का काम करके साहित्यकार बरिजिम में होने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि अब मेरा क्या काम है? अब ये समाज का काम है, समाज को जो करना हो करे। तो कहने का तात्पर्य साहित्यकारों को भी ये समझना पड़ेगा कि अंततः वे उस समाज की, समुद्र की एक बूंद मात्र हैं। ईश्वर ने उनको लिखने की क्षमता दे दी है, ये ईश्वर की कृपा है, सरस्वती जी की कृपा है। तो जब लिख रहे हैं, तो समाज को केवल समस्याएँ बताते रहना पर्याप्त नहीं। आप स्वयं उस समाज का हिस्सा हैं, तो उन सब समस्याओं का समाधान देना ये भी एक काम होता है। तो आधुनिक युग में भी मैं देखता हूँ कि कुछ अच्छे साहित्यकार हैं, जो वास्तव में समस्याओं और समाधान की साथ-साथ बातचीत करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है। लेकिन समाज को दर्शाने का काम तो साहित्य कल भी करता था, आज भी करता है और मुझे लगता है कि कल भी करता रहेगा। इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं आता है साहित्यकार की भूमिका। यानी कि आज के लेखकों को ये समझने की ज़रूरत है कि उन्हें सिर्फ़ समाज का आईना नहीं बनना है, बल्कि समाज को सुधारने के प्रति भी उनकी एक ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कई बार मज़ाक के रूप में एक उदाहरण देता हूँ कि इन दिनों हम देखते हैं कि ये जो विकृतियों की जो बात करते हैं हम, ये केवल समाज में आई है ऐसा नहीं, साहित्य में भी आ गई। जी, यानी आपकी अवस्था के बच्चों से बात करने में मुझे संकोच भी होता है, लेकिन इन दिनों बड़े-बड़े साहित्यकार जिस तरह की कहानियाँ लिख रहे हैं और विशेष करके इंटरनेट का उपयोग करके आपको कई प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जिन पर आपको लगता है कि कुछ अच्छी कहानियाँ मिलेगी, लेकिन उस प्लेटफ़ॉर्म पर जब आप जाते हैं, तो वहाँ पर भी वल्गैरिटी मिलती है, आपको अश्लील साहित्य मिलता है और एक ज़माने में जिसको कचरा साहित्य, लुगदी साहित्य और घासलेटी साहित्य जैसे शब्द प्रयोग किया जाता था, वो आजकल युवा पीढ़ी के पास सहज रूप से उपलब्ध है और युवा पीढ़ी को अभी चूंकि साहित्य की समझ नहीं है, तो उनको ये पता नहीं होता है कि साहित्य में अंतर क्या है। तो ऐसी स्थितियों में हम देखते हैं कि हम ये तो कह रहे हैं कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, लेकिन जितनी अश्लीलता आप वहां पर दिखा रहे हो, इतनी अश्लीलता समाज में तो नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पर उतनी ही मर्यादा, शुचिता का उपयोग होता है। समाज आज भी उन मर्यादाओं का आग्रही है। परिवार व्यवस्था हमारे यहाँ पर बहुत मजबूत है, भारतीय परिवार व्यवस्था। तो जी। बच्चों को इस दिशा में टोकना, उनको सही दिशा में ले जाना, नैतिक मूल्यों का निर्वाह करने के लिए प्रेरित करना, ये काम जितना दादी-नानी, पिताजी-माताजी, भाई-बहन करते हैं, उतना ही साहित्यकार को भी करना चाहिए। अंततः वो खुद भी तो परिवार की उसी भूमिका में है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इन दिनों जो विकृतियाँ साहित्य में आ रही है, तो मैं मज़ाक में कई बार कहता हूँ कि हाँ, हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। लेकिन उस दर्पण के सामने आपको खड़े कैसे होना है, ये तो आपको तय करना है ना। भई जी, साहित्य में अगर 0.0001% कोई विकृति है, 80 साल के किसी बुजुर्ग ने किसी 5-6 वर्ष की बालिका के साथ कदाचरण किया, ऐसा क्या पूरा समाज है क्या? हमारे समाज के क्या 99% बुजुर्ग ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, 99.99999% बुजुर्ग ऐसे हैं जो आज भी प्रत्येक बेटी को अपनी बेटी मानते हैं, पोती मानते हैं। सबके मन में विकृतियाँ नहीं है, लेकिन आपने साहित्य में उसको इस तरीके से नायक बन के उभारा है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं सारा समाज ऐसा ही होगा। तो दर्पण तो है जो साहित्य है वो दर्पण तो है, लेकिन आपको तय करना है कि हम शालीन कपड़े पहन करके खड़े रहेंगे कि नग्न होकर के खड़े रहेंगे। दर्पण तो वही दिखाएगा जो सामने रहेगा। तो साहित्य को अच्छा बनाना, सुरुचिपूर्ण बनाना और विशेष करके नई पीढ़ी को दिशा देने वाला बनाना, इस दिशा में तो साहित्यकारों को सोचना पड़ेगा। और वैसे भी ये कहा जाता है कि एक बच्चे का मन कोमल मिट्टी जैसा होता है, आप उसे जैसा ढालते हैं वो वैसा ढलता जाता है। तो जो हम बिल्कुल, आज हमारे बच्चों को सिखाएँगे, आगे जाके वो वही चीज़ सीखेंगे। आज बिल्कुल। इतनी अश्लीलता हमारे समाज में है नहीं जितनी किताबों में या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर दिखाई जाती है। तो बच्चे जो देख रहे हैं वही वो सीख रहे हैं और वही वो आगे जाके करेंगे। निश्चित बात इसलिए है, निश्चित बात। लेखकों की ये एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वह एक शालीन समाज बनाएँ। बिल्कुल ठीक बात है। मैं चूँकि बाल पत्रकारिता से ही आता हूँ और बाल मनोविज्ञान का भी थोड़ा अध्ययन करता रहा, तो मुझे भी ये बात ध्यान में आती है कि साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि बच्चा अपने जीवन का जितना ज्ञान प्राप्त करता है, आप में, दुनिया के जितने मनुष्य हैं,
उसका सर्वाधिक प्रतिशत ज्ञान की प्राप्ति का जो आयु वर्ग है वो सुनकर के हमको आश्चर्य लगेगा कि जन्म से ही यानी नवजात शिशु ही ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। उसको पता नहीं है कि उसको भोजन की प्राप्ति कहाँ से होगी, माँ कौन है, पिता कौन है, लेकिन वो क्रमशः इन सब चीज़ों को जब समझना प्रारंभ करता है, थोड़ा-सा जब बड़ा होने लगता है तो उसको ये समझ में आने लगता है कि ये सतह खुरदरी है, ये सतह चिकनी है, ये तीखा है, इससे ताता हो जाएगा, इससे कट लग जाएगा, ब्लेड चाकू को देख कर के वो डरने लगता है। ये सब ज्ञान कहाँ से आता है? उसको बोलना भी नहीं आता है, तब से वो सीखना शुरू कर देता है। जी, तो निश्चित तौर पर जब हम बाल्यकाल से इस ज्ञान की प्राप्ति को कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम बड़े होंगे, तो हमको इस बात की तो चिंता करना ही पड़ेगी कि जब हम शिशु हैं, बाल हैं और तरुण हैं, इस यात्रा में कम से कम ऐसा साहित्य परोसा जाए जिससे बच्चा केवल जी के अपडेट नहीं करे, उसको ज्ञान मिले। मैं आपको शायद ये लगेगा कि मैं दोनों पर्यायवाची शब्द एक साथ उपयोग कर रहा हूँ, जीके ही तो ज्ञान होता है, लेकिन ये हमारा भ्रम होता है दरअसल। जीके आप जनरल नॉलेज अपडेट करने में आप ये तो सीख लेंगे कि सबसे दूर तक थूकने का रिकॉर्ड किसने बनाया है ना? उस व्यक्ति का नाम याद कर लेंगे, उस देश का नाम याद कर लेंगे, उसने इतने मीटर तक थूक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन आपको यही पता नहीं है कि अगर मैदान में खेलते हुए हम गिर गए, कोहनी में चोट लग गई, रक्त बह रहा है, तो हल्दी लगाने से वो रक्त रुक जाएगा। ये ज्ञान है। तो आपके दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली जो जानकारियाँ होती है, बच्चे को पता है कि दीपक जल रहा है, दादी ने कहा है ताता, माँ ने कहा है ताता, तो उसको समझ में आया कि आग जो है वो ताता होती है, उससे हमको चोट लग सकती है, हानि पहुँच सकती है। तो ये दैनिक जीवन का ज्ञान। पानी को पी करके अगर आज की नई पीढ़ी के बच्चे मैं कई बार देखता हूँ, आपकी उम्र के बच्चों को भी देखता हूँ कि ग्लास में उतना ही पानी दीजिए जितना मुझे पीना है, आप इसको आधा गिलास दे दीजिए। अब ये पानी बचाना कहाँ से सीखा? अंततः बड़ों ने कहीं कहा होगा, कहीं आपने स्लोगन पढ़ा होगा, कहीं आपने पोस्टर लगे देखे होंगे, टीवी पर विज्ञापन देखे होंगे। तो ये सब ज्ञान प्राप्ति के माध्यम है और साहित्य इन सब के पीछे इनबिल्ट है। हर चीज के बैकग्राउंड में आप देखिए कि किसी भी विज्ञापन में आप अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शब्द बोल रहे हैं और आपके मानस पर ये आ रहा है कि आप जैसी बेटियों को पढ़ना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अंततः ये जो स्लोगन है, ये जो सूत्र वाक्य, ये क्या है? ये साहित्य ही तो है। जी, उतना ही ले थाली में जितना हम खा सकें, अन्न न जाए नाली में। ऐसे स्लोगन और नारे जो लोग बनाते हैं, वो अंततः समाज के परिष्कार का ही तो काम कर रहे हैं और ये साहित्य कर रहा है। ये छोटे-छोटे नारे से लेकर के बड़े उपन्यास तक सब कुछ साहित्य का ही हिस्सा है। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि साहित्य को अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करना है, समाज का परिष्कार कैसे करना है, इन बातों पर साहित्य को थोड़ा ध्यान देना। और जैसा कि आपने भी कहा कि रोज़मर्रा का ज्ञान इसमें परिवार का बहुत ज़्यादा परिवार एक बच्चा शुरुआत से परिवार से ही ये चीज़ें रोज़ की ज्ञान की बातें सीखता है अपनी दादी, नानी, माँ से, तो इसमें परिवार बिल्कुल, का एक बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान रहता है। जैसा कि हमने अभी निश्चित। ओटीटी की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि ओटीटी के कारण बच्चों की मासिक पत्रिकाओं का बच्चों का मासिक पत्रिकाएँ पढ़ना कम हो गया है? देखिए ये एक बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है और मुझे ऐसा लगता है कि सामान्यतया जब माध्यम परिवर्तन होता है, तो माध्यम परिवर्तन होने से साहित्य पर कोई बड़ा असर नहीं होता, बल्कि साहित्य रूपांतरित होता है केवल। एक समय था हम लोगों को पता है कि उस समय में पांडुलिपियां लिखी जाती थी, है ना? और पांडुलिपियां लिखने का काम कौन करता था? तो वो ताड़पत्रों पर ये काम होता था, है ना? तो ताड़पत्रों पर लिखने का काम जिस समय में ऋषिकालीन युगों में जंगल में जब रह रहे थे, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को उस समय हम सहेजने का काम कर रहे थे, तो वो इस स्तर था। बाद में हमने देखा कि वो ताड़पत्रों की पांडुलिपियां जो है, वो धीरे-धीरे हस्तलिखित कलम, कागज का निर्माण जब मनुष्य ने कर लिया, तो उस पर उतरी और उसकी कॉपी भी लिख-लिख करके हमने की। फिर ज़ेरॉक्स आया होगा, फोटोकॉपी आई होगी, फिर कंप्यूटर आए, फिर प्रिंटिंग के मोड में हम लोग आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साहित्य तो वही रहा। आप देखिए कि हमारी वेद की ऋचाएँ हैं, वो वेद की ऋचाएँ ताड़पत्रों पर लिखी गई होगी। लेकिन आज आप उसको किसी भी पॉडकास्ट में उद्धृत करते हुए विद्वानों को देखते हैं, तो आपको यूट्यूब पर भी वही ऋचाएँ दिखती है। आप किसी ऑडिबल किसी माध्यम को उपयोग करते हैं, तो आप कान में ईयरफ़ोन लगाएँगे और आपको रे वेदों की वो ऋचाएँ सुनने को मिलती है। वेदों की ऋचाएँ हज़ारों साल पुरानी है। माध्यम जी, बदलता जा रहा है। आप यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, आप पॉडकास्ट पर भी सुन रहे हैं, आप ऑडियो के किसी प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं। तो उसी ढंग से मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया को भी कई बार हम लोगों को लगता है कि प्रिंट मीडिया समाप्त हो रहा है, लेकिन ये कभी समाप्त होने वाला तो नहीं है। ये पक्की बात है ना? तो इसका ये ज़रूर हो सकता है कि सर्कुलेशन कई बार कम होता है। मैं जिस पत्रिका का संपादक हूँ, जिसका प्रारंभ में आपने उल्लेख किया था,
अब हम लोगों ने 4.25 लाख का सर्कुलेशन तक हमने उसको प्राप्त किया था। आज देखते हैं हम थोड़ा सा कम हुआ है। तो कम होने का कारण तो निश्चित तौर पर यही है कि परिवर्तित हो रहे हैं, माध्यम परिवर्तित हो रहे हैं। तो इस बात की ओर अब हमको चिंता करना पड़ेगी। और मैं बार-बार अभिभावकों से भी आग्रह करता हूँ। अभी आप तो बहुत छोटी उम्र में, लेकिन जिन अभिभावकों के बच्चे घरों में हैं, उनको मैं ज़रूर कहता हूँ कि अपने बच्चों को, जैसे आपके पिताजी ने आपको पढ़ने लिखने की आदत डाली होगी, तभी तो आपने देवपुत्र पढ़ी, चंपक, नंदन, चंदा मामा पढ़ी। तो बच्चों को आदत डालिए आप, है ना? बच्चों की पत्रिकाएँ उनको ला कर के देना शुरू करें। मैं बहुत गंभीरतापूर्वक एक बात को बार-बार रेखांकित करता हूँ कि हम ₹400 की पिस्तौल तो दिलवा देते हैं खिलौने की उसको, लेकिन हम ₹40 की पत्रिका खरीदने में या पुस्तक खरीदने में कंजूसी कर जाते हैं। अरे इतनी महँगी है, क्यों ला कर के दें? आप ला कर के देना शुरू करिए, बच्चों की लाइब्रेरी घर में तैयार करना शुरू करिए। और ये सब जब होने लगेगा तो मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ना भी शुरू करेंगे और प्रिंट मीडिया कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। हम लोगों को भी आदत है, हम भी सुबह उठ करके चाय की चुस्की के साथ अगर अखबार पकड़ते हैं तो उसका एकमात्र कारण यही है कि वो अखबार हमको उपलब्ध है इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल पर भी, लेकिन मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। वो जो पन्ने पलटाते हैं, वो जो प्रिंटिंग इंक की खुशबू के साथ चाय की चुस्की लेते हैं, उसका अपना एक आनंद है। बच्चों को भी किताब के स्पर्श से अवगत कराना ये अभिभावकों का काम है, बड़ों का काम। जी, आपने कहा कि ये पिताजी ने आदत डलवाई होगी, तो ऐसा वो रहता है कि पहले ऐसा होता था कि पहले कोई सी किताब वो लाके देते थे, वो दिखाते थे कि हाँ, इसमें ये लेख अच्छा है। आज भी न्यूज़पेपर में कभी कुछ आता है, तो लाके दिखाते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये है। कब आजकल और ये ओटीटी डिजिटलाइज़ेशन हुआ, उससे ऐसा भी होता है कि वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ आर्टिकल या तो शेयर करते हैं या लाके दिखाते हैं कि ये अच्छा है, इसे फ़ॉलो करना चाहिए, इसे देखना चाहिए। तो इसमें माता-पिता का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। बच्चों को एक सही दिशा मार्गदर्शन देने में। जैसे बिल्कुल, कि बिल्कुल। अभी हमने बच्चों की साहित्य की बात करी, तो बच्चों की साहित्य की जो भाषा शैली रहती है, उनकी समझ को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार से लेखकों की सामग्री को प्राथमिकता देनी पड़ती है? बच्चों की सामग्री के लिए कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। सामान्यतः पत्रिकाओं में संपादन करते हुए तो हम लोग उस बात का ध्यान रखते ही हैं। और बाल साहित्यकार भी जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, तो वो सब भी लगातार इस बात को ध्यान में रख कर के ही लेखन करते हैं कि एक तो भाषा उसकी सहज सरल हो। सबसे पहली शर्त ये होती है कि बच्चे के समझ में आने योग्य भाषा उसकी होना चाहिए। दूसरा, जैसे कविताएँ जब हम लिखते हैं, मान लीजिए बाल कविता लिख रहे हैं, तो बाल कविता में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे को रिदम पसंद है। वो एक रिदम के साथ कंटिन्यूएशन में जब आप उसको छंदबद्ध रचना सुनाते हैं, तो उसको वो स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये क्या चीज़ है? ये छंद है। तो छंद अगर आप और हमारी उम्र के लोग जब नई कविता पढ़ते हैं, तो हमको समझ में भी आती है। और नई कविता की विशेषता ये है कि एक लाइन में उसमें 2 शब्द हैं, अगली ही लाइन में 11 शब्द हैं, उसकी अगली लाइन में 7 शब्द हैं, उसकी अगली लाइन में फिर 3 शब्द हैं। तो इसको आप गा नहीं सकते, गुनगुना नहीं सकते, याद नहीं रख सकते, आप कुछ न कुछ परिवर्तन कर बैठेंगे। तो बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, उसमें एक आवश्यकता ये भी होती है कि छंदबद्ध कविताएँ उनको हम दें। एक दूसरा म्यूज़िक की एक ज़रूरत रहती है। हाँ, 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 उसमें एक रिदम होना चाहिए। क्योंकि हर रचना को आप देखिए कि आपने, हमने भी और हर पीढ़ी के लोगों ने पहली कक्षा में हिंदी की किताब का पहला पाठ जो पढ़ा होगा, वो हमको जीवन भर याद रहता है। मैं कई वयोवृद्ध लोगों से मिलता हूँ, तो वो कहते हैं, हम जब पढ़ते थे तो पहली कक्षा में ये पाठ चलता था। तो हमको लगता है ना कि उठो लालब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। खबरें अब झूले। ये जो याद रखने का क्रम है, ये केवल इसलिए है कि छंद है उसमें, उसमें एक रिदम है। तो एक ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, सोद्देश्य बाल साहित्य ज़रूर होना चाहिए, अर्थपूर्ण बाल साहित्य होना चाहिए। तो उसमें एक अनिवार्यता ये होती है, मतलब 2 चीज़ों की अनिवार्यता हम लोग अक्सर मानते हैं। पहली बात तो ये कि एक तो ज्ञान उसमें से प्राप्त हो, बच्चे को कुछ न कुछ नया मिलना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान शब्द का प्रयोग किया हमने, जीके अपडेट करने के लिए आप कहानियाँ लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। जीके अपडेट करने का काम तो वो जीके के किताबें पढ़ के कर लेगा। बाल साहित्य ज्ञान देता है और ये वो ज्ञान होता है जो उसके जीवन में उपयोगी होता है। बच्चे के जीवन भर काम में आने वाला होता है। और दूसरा एक और मुझे लगता है कि एक उद्देश्य हमारा ये भी होना चाहिए, विशेष करके भारतीय बाल साहित्य के संदर्भ में मैं कहता हूँ, कि बच्चे को हम अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, अपने देश से, देश की मिट्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं किनका। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा साहित्य फिर निरर्थक हो जाएगा। आप अगर उसमें बच्चे में राष्ट्रीय चेतना या सांस्कृतिक चेतना का बीजारोपण नहीं कर सके, ये बीज वपन नहीं हो पाया, तो फिर क्या अर्थ है इस बाल साहित्य का?
तो मैं कई बार कहता हूँ कि आपने मान लीजिए एक कविता लिख दी, उसमें छंद भी है, वो बच्चे के समझ में आने योग्य भी है। तो हाथी ने खेला क्रिकेट, ऊँट ने लिया विकेट। अब ये ठीक है कि बच्चे को इन सब चीज़ों से थोड़ी देर के लिए गुदगुदा जाएगा, हँसी आ जाएगी, ये सब भी आवश्यक है। लेकिन केवल यही नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा मनोरंजन भी हो, थोड़ा-सा गुदगुदी भी हो, थोड़ा-सा कल्पना तत्व भी हो, थोड़ा-सा यथार्थ भी हो। इन दिनों बाल साहित्य में ये बहस भी चलने लगी। आपके प्रश्न के उत्तर के रेफरेंस में ही मैं कह रहा हूँ कि लोग ऐसा कहने लगे हैं कि बच्चों को यथार्थ देना प्रारंभ करो। बच्चे को तो दैनिक जीवन में संघर्ष भी देखना है, सब करना है, तो बच्चे को यथार्थ दिया जाए। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि यथार्थ को देखने की भी एक अवस्था होती है बच्चे की। वो एक उम्र के बाद अपने आप यथार्थ देखना शुरू करेगा। सिद्धार्थ अंततः छोटी उम्र में तो जानते भी नहीं थे कि बीमारी क्या होती है, वृद्धावस्था क्या होती है, मृत्यु क्या होती है। लेकिन वही सिद्धार्थ जब इन सब चीज़ों को एक उम्र के साथ देखते हैं, तो वैराग्य की प्राप्ति होती है और वो बुद्ध हो जाते हैं। तो आप क्या बच्चे को बुद्ध बनाना चाहते हो क्या? उसको अभी यथार्थ के नाम पे कहोगे कि देख ऐसा होता है, सर्दी होती है तो कफ ऐसे बनता है, फिर ऐसे खखार में बाहर नि उसको विद्रूपता लगेगी, उसको लगेगा ये क्या बेकार की बात कर रहे हो, ये क्या बाल साहित्य का हिस्सा है क्या? ये तो रोज उसको दिखाई दे रहा है, उसको खुद को भी समझ में आ रहा है कि सर्दियों में क्या स्थिति होती है। तो बच्चे को चॉकलेट का पेड़ भी आप दिखाइए बाल साहित्य में, कोका कोला का झरना भी दिखाइए, उसको ये भी बताइए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो कल्पना के घोड़े पर चढ़ कर के बच्चा जब दौड़ता है बाल साहित्य में, तो उसकी खुद की कल्पना जो है वो बहुत विस्तृत होती जाती है। आज हम लोगों को लगता होगा कि साहित्य में कल्पना करना यानी ये कोई ऐसा काम है क्या कि कल्पना करने से वो जीवन में काम आता है, लेकिन हम में से कितने लोगों को पता है कि चंद्रयान का जब पहली बार आविष्कार हुआ अमेरिका में, तो चंद्रमा पर भेजे जाने वाले पहले यान के आविष्कार से 56 साल पहले अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा गया और उस उपन्यास में विधिवत ये कल्पना की गई कि एक यान बनाया वैज्ञानिकों ने, उसको चंद्रमा पर भेजा और रिसर्च करने वालों को आश्चर्यजनक बातें ये पता लगी कि जो साहित्य में कल्पना की गई थी, उस कल्पना को बिल्कुल यथार्थ रूप में चंद्रयान पे उतार दिया वैज्ञानिकों ने। उसका वजन भी उतना ही था, उसकी स्पीड भी उतनी थी, उसमें ईंधन भरने की क्षमता वही थी, उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कक्षा से बाहर भेजने के लिए जितने फ्यूल की जरूरत होती थी, जितने प्रेशर की जरूरत होती थी और फिर उस कक्षा में स्थापित होना, फिर उसका चंद्रमा के धरातल पर उतरना, फिर आधुनिक कैमरों से वहां के फोटो खींचना, सब कुछ उस उपन्यास में आ गया था। 56 साल बाद जाकर के चंद्रयान को बनाया वैज्ञानिकों ने। तो साहित्य आज जिसको कल्पना कह रहा है, कल वो यथार्थ बनने वाला है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई शीतल पेय के झरने बहने लगेंगे या कोई चॉकलेट के सचमुच पेड़ उगने लगेंगे। लेकिन आप देखिए कि आज ये तो होने लगा ना कि जड़ों में आलू लग रहे हैं और ऊपर पौधे पर टमाटर लग रहे हैं। जी, जी। सामान्यतः आलू जो है वो जड़ों में लगते हैं, गाजर, मूली और जड़ों में टमाटर लगती है पेड़ और ऐसे ऐसे हाइब्रिड पौधे तैयार कर लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कि नीचे गाजर, मूली, आलू सब उग रहा है और ऊपर कर रहे हैं। फल उग रहे हैं, सब्जियाँ उग रही है पौधे पर, उसी पौधे पर। तो आखिरकार किसी ने कल्पना की होगी कभी और अंततः वो साकार हुई। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर के भी हमको अब गंभीरता रखना चाहिए और बच्चों को हम वो सब देने का प्रयास करें जो आने वाले कल में उसके जीवन के लिए उपयोगी। जी, बच्चों के लिए ये क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, उनको क्रिएटिव होने देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि माँ-बाप रोक देते हैं बच्चों को, पर आजकल ये हाँ, चीज़ बहुत चलने लगी है कि बच्चों को सोचने दीजिए, बच्चों को करने दीजिए। और एक वो बिल्कुल माइंड ठीक। डेवलपमेंट वाली बात भी रहती है कि अगर बच्चे का माइंड उस स्टेज पे उतना डेवलप्ड ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी बातें समझ सके, तो उस स्टेज में आपको बतानी ही क्यों है? ठीक बात है। कार्तिका तुम जब छोटी होगी, है ना? हम जब छोटे थे तब का तो हमको पता ही है चूँकि अब हम 55 पार के लोग हैं, 60 की तरफ बढ़ने वाले लोग हैं, तो हम तो खेलते ही थे मिट्टी में, लेकिन आपकी पीढ़ी भी मिट्टी में खेल करके बड़ी हुई। अब जी, अमेरिका रिसर्च करके ये बता रहा है हमको कि बच्चे जब मिट्टी में खेलते हैं, है ना? नीचे नंगी ज़मीन पर जब वो खेलते हैं, तो इससे उनका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, वो मजबूत होते हैं, शारीरिक दृष्टि से। अब ये अमेरिका का मेडिकल साइंस रिसर्च करके हमको बताएगा, तब हमको समझना है क्या? हमारी पिछली पीढ़ियां तो इसी मिट्टी में खेलते खेलते ही मजबूत हुई है। तो आप देखिए कि सारे पहलवान इतने मजबूत होते हैं, उनको कोई बीमारी होती है क्या? वो अखाड़े में जब खेलते हैं तो हम देखते हैं कि हमसे ज्यादा मिट्टी में लथपथ तो वो होते हैं। हाइजीनिक के नाम पर हमने दरअसल बच्चों को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि वो बिल्कुल मखमल के गुड्डे गुड़िया जैसे बना करके रख दिया है उनको, तो वैसा नहीं करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, थोड़ा उसको समझ में आना चाहिए, एक आध बार गिरेगा, एक आध बार इन्हें मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं जब पहली बार साइकिल सीखा तो मेरे परिवार के मेरे से 3-4 वर्ष उम्र में बड़े भैया और मेरे काका थे, उन्होंने कहा कि बहुत आसान होती है साइकिल चलाना, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा कैसे? तो बोले देख, उन्होंने पीछे से कैरियर पकड़ा
और कहा कि सीट पर बैठो, मैं सीट पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि इसको पेडल को ऐसे गोल-गोल घुमाना, हम पीछे पकड़ करके चल रहे हैं। और एक ढलान पर ले जाकर के साइकिल उन्होंने छोड़ दी और खड़े हो गए हाथ बांध करके। जी, और मैं पेडल लगा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं और कब बैलेंस बिगड़ा, कब घुटने फूटे, कोहनियाँ फूटी, लेकिन उसके बाद साइकिल चलाना सीख गए। तो पुराने लोग इस तरीके से भी प्रशिक्षण दिया करते थे। आज हम लोग जरा बच्चों को जिस तरीके से पाल-पोस रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है और बच्चों को संघर्ष सिखाना चाहिए, ये मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि इस सब में एक विदेशी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है कि वो लोग हमारे देश में आए, उन्होंने हमें जो हम चीज़ें करते थे, उससे ही हमें कहा कि ये गलत है, तुम ये गलत कर रहे हो, ये हाइजीनिक नहीं है, ये सही नहीं है, आप ये लीजिए। उन्होंने इस बहाने उनके प्रोडक्ट्स भी बेचे, इस बहाने हमें ये सिखाया कि तुम गलत चीज़ें कर रहे हो और आज वही सेम चीज़ें वो रिसर्च करके हमें बता रहे हैं कि नहीं, अब यही चीज़ें सही हैं। तो पहले ठीक आपने बात। हमसे हमारी चीज़ें छीन ली और अब आप हमें ही हमारी चीज़ों पे ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो चूँकि इंटरनेट ने सब कुछ सुलभ करा दिया है तो हाथ की बुनी हुई खटिया भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर बिक रही है विदेशों में जी। और तो और राख बिक रही है ना? राख का उपयोग बर्तन माँजने के लिए कर रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं कि हाइजीनिकली सबसे ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो अग्नि में से निकल कर के बाहर आई है, तो उसमें कीटाणु बिल्कुल नहीं होते। हमारे यहाँ राख से बर्तन माँजना हमने पता नहीं कब से बंद कर दिए, डिटर्जेंट बार तक हम पहुँचे, अब वो राख पैक करके बेच रहे हैं इंटरनेट पर और मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ऐसी अनेक चीजें, दातुन के पैकेट्स हमको दिखाई देते हैं। जर्मनी में, फ्रांस में, मैं भी कुछ विदेश यात्राओं पर, साहित्यिक यात्राओं पर गया तो वहां पर मैंने दातुन बिकते हुए देखे। तो नीम की दातुन ये हमसे छूट गई लेकिन उन लोगों ने अब उसकी मार्केटिंग करके उसको बेचना शुरू किया है। तो और जी। मिलेट्स को लेकर के पूरी दुनिया आप देखिए अपने प्रधानमंत्री जी ने अभी जब कहा कि भाई ये जो सारे अन्न छूट गए हमसे, हम लगातार केवल एक ही अन्न गेहूं खाना शुरू किया हमने, उसके कारण से शरीर में कई प्रकार की बीमारियों ने प्रवेश किया। तो रागी है, पोंदो है, ये हमारा बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, इन सब के आटे का उपयोग भी भोजन सामग्री के रूप में करना, ये दरअसल दोबारा लौट रहा है। विदेशों में तो लौट आया है, हमारे यहाँ भी लौट रहा है। अभी मैं पिछले दिनों केंद्र सरकार की एक बैठक में गया था तो ताज होटल में, दिल्ली के ताज होटल में, वहां पर कैंटीन के बाहर बड़े-बड़े अक्षर में सूचना लिखी हुई है कि ये जो मिलेट्स हैं, इन मिलेट से बने हुए अलग-अलग डिश जो है वो हम आपको परोसने में सक्षम हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और उन्होंने सारे मिलेट्स की काँच की शीशियाँ रखी थी, उन पर नाम लिखे थे और हर एक के आगे एक प्लेट रखी हुई थी जिसपे उसके गुण लिखे हुए। अब जिन होटलों में 7 स्टार होटलों में हम देखते हैं कि विदेशों से आए हुए अधिसंख्य मेहमान होते हैं, वो उनको पढ़ करके वही सारा ऑर्डर कर रहे हैं और भारत के लोग पिज़्ज़ा, बर्गर खाने में व्यस्त हैं। तो ये हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। ये समाज के प्रबोधन का भी विषय है और विचार करने का भी विषय है। और बस इन सब में बातों में एक ही बात अच्छी बात है कि जागरूकता आ रही है, लोग जान रहे हैं बिल्कुल, चीज़ें और बदल रहे हैं। बिल्कुल। अ, साहित्य में राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव रहा है, स्वतंत्रता के समय और अभी? राष्ट्रवाद दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि इसको वाद कहना थोड़ा-सा ठीक नहीं है, इसको राष्ट्रीयता अगर हम कहें क्योंकि मैं चूँकि साहित्य का विद्यार्थी हूँ इसलिए शब्दों की गंभीरता को लेकर के मैं हमेशा बात करता हूँ। आप जब वाद की बात करते हैं, तो वाद के प्रतिपक्ष में विचार करने वाले मैंने कहा कि कार्तिका ये वाद है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा ऐसा सोचना है कि इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया प्रतिवाद हो गया। जब वाद-विवाद हो वाद और जाता प्रतिवाद हुआ और हम दोनों अगर ये प्रयास करें कि अपनी-अपनी बात को ही ठीक मानने लगें, तो फिर विवाद होता है। तो ये वाद प्रतिवाद और विवाद की स्थिति से बचाना है तो राष्ट्रवाद कुछ नहीं होता है। मुझे एक चीज़ बताइए अगर आप किसी देश में रह रहे हैं, उस देश के प्रति आपके मन में श्रद्धा भाव है, तो आप बताइए इसमें वाद और प्रतिवाद और विवाद की स्थिति क्यों बनना चाहिए? आप अपने राष्ट्र के अधिकतम हित में अगर सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर कोई बहस की जाए। ये तो हमारे लिए बिल्कुल सीधा-सा विषय है कि भई इस देश में रह रहे हैं, इस देश का अन्न खा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके प्रति हमको जवाबदार है। भी आप होना अपने है देश के प्रति और कर्तव्यबद्ध हैं। हमको तो देशभक्ति तो हमको रखना ही है और भारत को लेकर के तो कवि सम्मेलनों में कवियों को हम कई बार कहते सुनते हैं कि आपने कभी अमेरिका माता सुना है क्या? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका माता सुना है क्या? पूरी दुनिया में एक हम ही तो हैं जो भारत को भारत माता कहते हैं। तो राष्ट्रवाद जैसा कोई विषय नहीं होता लेकिन राष्ट्रीयता तो होती है और राष्ट्रीयता का अभाव मुझे लगता है किसी भी राष्ट्र के नागरिक के लिए मृत्यु जैसा दुखद है।
आप जिस दिन अपने देश से दूर हो जाएंगे, उसकी मिट्टी से कट जाएंगे, मुझे लगता है कि आपका मर जाना ज्यादा ठीक है उसके लिए। देश के लिए मरना सीखना पड़ेगा। देश के लिए हम मर सकते हैं, लेकिन देश को छोड़ करके हम सोचें कि देश के खिलाफ हम विचार करने लगे। अब ये जो नक्सलवाद, आतंकवाद, ये आखिरकार क्या है? हम लोगों को कई बार लगता होगा कि लोग वैचारिक आधार पर नक्सलवाद, ये जो तमाम वामपंथियों का जो मार्क्स और लेनिन के विचार आए विदेशों से, उन विचारों के कारण कोई नक्सली हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप और हम भी अगर मार्क्स की जीवनी पढ़ लें, उसके विचारों को पढ़ लें, तो हम क्या देश के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे क्या? ये मूर्खतापूर्ण सोच है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह के आतंकवादी बनाने वाली चीजों से दूर अगर आपको बच्चों को करना है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीयता का जो विचार है, उसको साहित्य का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। हम लोग देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अगर पुष्प की अभिलाषा लिखी, आपकी हमारी पीढ़ी उसको पढ़ते-पढ़ते बड़ी हुई है। तो हम लोगों को समझ में आता है कि एक फूल जब कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, है? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर दिक्कत अनेक। फँस जाए। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। बाल कविताओं में कवि लिख रहे हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी लिख रहे हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन लिख रहे हैं, शिवमंगल सिंह सुमन लिख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण सरल क्रांतिकारियों पर लिख रहे हैं, तो वो क्यों कह रहे हैं, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। तो उस पीढ़ी ने तो कर्ज चुकाया, पुरानी पीढ़ी ने राष्ट्रीयता से ओतप्रोत बहुत साहित्य लिखा। आधुनिक युग में कुछ वामपंथी विचार के लोगों का दुष्प्रभाव साहित्य पर पड़ा है, जो कहते हैं कि नहीं नहीं राष्ट्रीयता क्या लिखना, बार बार देश देश क्या करते रहते हो। क्यों नहीं करना चाहिए? देश करना पड़ेगा, करेंगे, है ना? मरते दम तक करेंगे। और इन दिनों दरअसल लोकतंत्र में हम सब लोग जी रहे हैं, स्वतंत्र राष्ट्र में जी रहे हैं। तो आपकी पीढ़ी के युवाओं को मैं बार बार कहता हूं, जो साहित्य लेखन के क्षेत्र में आए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, मैं उन युवाओं को कहता हूं कि अब स्वतंत्र राष्ट्र है, मजबूत राष्ट्र है, समर्थ राष्ट्र के नागरिकों को अब देश पे मरने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आपको मुझे कौन सा बंदूक लेकर के पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा पर जाना है, चाइना की जी। सीमा पर जाना है? तो हमको क्या करना है? क्या हम देश के बारे में सोचना छोड़ दें क्या? तो हमारे लिए एक मंत्र ये है कि देश के लिए मरना नहीं, देश के लिए जीना सीखें। बहुत सरल सूत्र है। तो देश के लिए जीना सीखना है, तो उसके लिए क्या करना है? पॉलीथीन का उपयोग बंद कर दो, पौधे लगाना शुरू कर दो, हरियाली बढ़ाना शुरू कर दो। ट्रैफिक पॉइंट पर अगर लाल बत्ती है तो उसका सम्मान करना सीख लो, यातायात के नियमों का पालन करना सीख लो। ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग बहुत सीमित मात्रा में करना है। डीजे अगर कोई बजा रहे हैं, हम जिस विवाह में सम्मिलित हैं, अगर हमने अपने परिवार के विवाह में डीजे की आवाज एकदम कम करवा दी या डीजे को बंद करवा दिया, ये भी तो देशभक्ति और देश सेवा है। तो ये सब हमको करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को लेकर के गंभीर होने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं कि मतलब आपने राष्ट्रवाद कहा, लेकिन राष्ट्रीयता अगर यह सब है, तो हम में से हर एक व्यक्ति के हृदय में इसको प्रबल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यानी बात ऐसी है कि आज देशभक्त बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम आर्मी या किसी थल सेना, वायु सेना में जाएँ, पर ये कि हम हमारे देश की प्रगति में अपना योगदान दें। निश्चित, निश्चित, बिल्कुल। अ, हम ये देखते हैं कि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो साहित्य था, उसने एक अलग भूमिका निभाई थी देश को आज़ाद कराने में, लोगों में हुँ। जोश जगाने में। तो क्या आज का जो साहित्य है, वह भी ऐसी छाप छोड़ रहा है? हाँ, साहित्य का असर तो वैसा का वैसा रहेगा। देखिए मतलब ये प्रश्न इतना सरल है कि इसको ये समझें कि आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले आग जो है वो ताप देती थी, जलाती थी, गर्मी देती थी। क्या आज आग ऐसा कर रही है? कर रही है। जैसे आग में तपन है, वैसे ही साहित्य में प्रेरणा है। बगैर प्रेरणा का साहित्य, देखिए साहित्य शब्द जो बना है, ये किससे बना है? सहित से बना है। हित के साथ, आप किसी दूसरे का हित सोच करके उसके साथ कुछ लिख रहे हैं, तो ही तो वो साहित्य है। तो इसलिए तय बात है कि साहित्य अगर है तो वो दूसरों के भले के लिए है, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए है। और प्रेरणा तत्व तो अनिवार्य तत्व है साहित्य का। आज भी साहित्य प्रेरणा देता है, बस ये है कि प्रेरणा अच्छी है कि बुरी है, ये देखना पड़ेगा। अगर मैंने जैसा कहा कि अश्लील साहित्य लिखने वाले लोग भी हमारे यहाँ पर है ना? कहीं के कोई कर पुरस्कार के लिए कुछ लोग कई बार कुछ गलत-सलत लिख भी देते हैं, तो उनको अपनी प्रेरणा नहीं बनाना है। नई पीढ़ी के बच्चों को चाहिए कि अ, अपने पुरखों ने इतना काम किया है विज्ञान के क्षेत्र में, राष्ट्रीयता के क्षेत्र में, देश को स्वतंत्र कराने के क्षेत्र में, उन सब पर भी तो हम लिखें। रानी दुर्गावती पर लिखें, देवी अहिल्याबाई का 300वां जयंती वर्ष आ रहा है, उस पर लिखें। ज़रूरी नहीं है कि अश्लील साहित्य लिख कर के और युवा पीढ़ी को मानसिक रूप से खराब करने के लिए हम साहित्य लिखें। उस साहित्य से आपको कहीं का कोई
सड़ा गला पुरस्कार तो मिल जाएगा, लेकिन आप देश को जवाब देने लायक रहेंगे क्या? समाज को जवाब देने लायक रहेंगे क्या? तो इस बात का विचार हर साहित्यकार को करना चाहिए। जी, आज का नीड ऑफ द आवर यही है कि आज के देश के युवा ये समझें कि उन्हें किसे अपना रोल मॉडल बनाना है। उन्हें ये चुनना पड़ेगा, उन्हें ये सीखना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति क्या रही है, हमें किससे प्रेरणा बिल्कुल, लेनी। हम बिल्कुल, आज अगर यहाँ पहुँचे हैं, तो किसके योगदान के कारण पहुँचे हैं। बहुत समय तक निश्चित, साहित्य में ऐसा काम हुआ है, अब हम आज भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें किसी और के बारे में ही वीर किसी और को ही वीर बना के दिखा दिया गया है। ब जबकि उन लोगों ने ऐसे कुछ काम किए नहीं थे और जिन लोगों ने जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें उनसे हमेशा से दूर रखा गया है। तो आज के युवाओं बिल्कुल, को बहुत ज़्यादा जागरूक रह के ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। निश्चित। अ, विकास जी अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे ये वार्तालाप करके काफ़ी अच्छा लगा और ये काफ़ी सीखने की जो चीज़ें इसमें मिली हैं, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा है ये इस बातचीत से। कार्तिका, मुझे लगता है कि आपकी पीढ़ी के बच्चे संभवतः हमारी पीढ़ी के लोगों से भी ज़्यादा संवेदनशील समाज और देश के प्रति हैं। क्योंकि आज जितने प्रश्न आपने किए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषय हैं। और इस पर अगर आपकी पीढ़ी चिंतन कर रही है, चिंता कर रही है और प्रश्न कर रही है, इन प्रश्नों में से ही उत्तर भी मिलेंगे, समाधान भी मिलेंगे। आवश्यकता केवल इस बात की है कि ये चिंतन आप लोगों का भी चलता रहे, हम लोग भी करते रहें। हमारी पीढ़ी बड़ी में नहीं हो रही है इस दायित्व से, लेकिन हमको ये बड़ा आशा जाग रही है कि नई पीढ़ी के बच्चे भी अब इस दिशा में सोच रहे हैं और हम सब मिलकर के इस देश को हमारे प्रधानमंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि 2047 अमृत काल है, 2047 तक। 1947 से 2047 तक जब 100 वर्ष पूर्ण होंगे, शताब्दी वर्ष होगा हमारा स्वतंत्रता का, तब इस राष्ट्र को समर्थ बनाना है और उस स्वप्न को पूरा करने का काम हमारे साथ-साथ आपकी पीढ़ी का भी। हम सब मिलकर के इस राष्ट्र को समर्थ बनाएँगे, सशक्त बनाएँगे। इस संकल्प के साथ आज की बात हम दोनों समाप्त कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार।